हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए हिंदी शिक्षण विधियों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि या गीत अभिनय विधि? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, ये सब आप फाइंड कर पाएँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गीत अभिनय विधि जो है यह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। यह फिर किसकी विधि है? पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी विधि होगी यह? पद्य शिक्षण की विधि होगी, ध्यान रखिएगा। निगमन विधि भी है व्याकरण शिक्षण की विधि, भाषा संसर्ग विधि भी है। भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है? अव्याकृता विधि। क्या नाम है? अव्याकृता विधि। इसका जो दूसरा नाम है इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी देकर पूछ लिया जाता है। सूत्र विधि किसने दी है? महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि ने दी है। किसने दी है? आचार्य पाणिनि ने दी है, ध्यान रखिएगा सूत्र विधि। आचार्य पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। इसे भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। यह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, गीत अभिनय विधि पद्य शिक्षण की विधि होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों को शब्दों का अर्थ सिखाना, छात्रों को वाक्यों का निर्माण सिखाना, छात्रों को भाषा के नियमों को समझने में मदद करना या उपर्युक्त सभी। बताइए व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा। तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं ये सभी, यानी छात्रों को शब्दों का अर्थ सिखाना, छात्रों को वाक्यों का निर्माण सिखाना, छात्रों को भाषा के नियमों को समझने में मदद करना, ये सब व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, गद्य शिक्षण की विधि है अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि या नाटक विधि। बताइए गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की विधि है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसे उद्बोधन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि इसका दूसरा नाम है, यह नाम भी ध्यान रखिएगा। यह गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि है? सर्वश्रेष्ठ विधि है, यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो अर्थबोध विधि है, ध्यान रखिएगा। नाटक विधि तो नाटक शिक्षण की ही होगी, नाटक शिक्षण की होगी। खंड काव्य विधि पद्य शिक्षण की है। किसकी है? पद्य शिक्षण की। पद्य शिक्षण की यह विधि है खंड काव्य विधि, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अभिनय विधि भी नाटक शिक्षण की होगी। अभिनय विधि भी किसकी है? नाटक शिक्षण की। तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधि पूछा गया है तो अर्थबोध विधि होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है काठिन्य निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा या वाचन द्वारा। बताइए शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता किसके द्वारा मिलती है? तो किसके द्वारा मिलती है? वाचन द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। बताइए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो बाल साहित्य। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना या मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बताइए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यह उद्देश्य सर्वोपरि है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले या जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो। बताइए, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। भाषा शिक्षण के ये सभी सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है भाषा शिक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बताइए, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। यह है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना या निर्धारित सभी पाठों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति। बताइए, शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य। ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग सोच रहे होंगे समुचित उपचारात्मक कार्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जब समाधान हो गया है तो समझिए उपचारात्मक कार्य हो गया है, यानी यहाँ पर पहले निदान किया गया उसके बाद उसका उपचार किया गया, दोनों कार्य हो चुके हैं। अगर वह सतत यानी लगातार अभ्यास नहीं करेगा तो उसकी जो कमियां हैं वह पूर्ण नहीं हो पाएंगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, सैडलर कमीशन द्वारा या गांधी जी द्वारा? बताइए, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम सुझाया गया था कोठारी आयोग द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था। ध्यान रखिएगा। मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 में आया था। सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में आया था। और गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा आयोग बनाया था यह कब बनाया था? कौन सा आयोग बनाया था? बेसिक शिक्षा आयोग। तो यह बना कब था? 1937 में बना था, वर्धा में बना था। स्थान भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है। वर्धा में बना था 1937 में बेसिक शिक्षा आयोग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग द्वारा सर्वप्रथम त्रिभाषा का सूत्र सुझाया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों गलत हैं? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही होगा। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, यह भी सही है।
भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम, विचार व्यक्त करने का माध्यम या सामाजिक व्यवहार का माध्यम या उपर्युक्त सभी। बताइए भाषा क्या है? तो भाषा ये सभी है। अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, विचार व्यक्त करने का माध्यम है, समाज में व्यवहार को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपर्युक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? तो किससे होता है? अभ्यास से होता है। ऑप्शन सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपर्युक्त सभी। बताइए बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? तो जिज्ञासा के द्वारा होता है बालक में भाषा का जन्म। अगर उसके अंदर भाषा सीखने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो वह नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक बालक में भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण का अर्थ है शब्दों का संग्रह, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम, भाषा के नियमों का संग्रह या लेखन की कला। बताइए व्याकरण का क्या अर्थ है? तो व्याकरण का अर्थ है भाषा के नियमों का संग्रह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है, इसका आंसर होता। अगर यह पूछा जाता तो यहाँ पर भाषा सही होता। शब्दों का संग्रह, शब्दकोश, शब्दकोश ध्यान रखिएगा। शब्दकोश, कोश को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। जो ऐसे वाला कोश रहता है इसका अर्थ होता है खजाना। इसका क्या अर्थ होता है? खजाना अर्थ होता है। जहाँ पर ये षटकोण वाला सा रहता है और जहाँ पर ये शलगम वाला सा रहता है इसका अर्थ होता है शब्दकोश यानी शब्द भंडार। शब्द भंडार, इसका क्या अर्थ होगा? शब्द भंडार, ध्यान रखिएगा। दोनों को ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। यहाँ पर व्याकरण का अर्थ पूछा गया है तो क्या होगा? भाषा के नियमों का संग्रह। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या उपर्युक्त सभी। बताइए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आगमन निगमन विधि यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आगमन निगमन होगी। कौन सी होगी? आगमन निगमन, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषाई कौशलों यथा यानी जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। बताइए भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो कक्षा 5 तक सभी भाषाई कौशलों का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव से जोड़ सके। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए,
प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्लेटो का यह कथन जो बता रहा है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यह जिस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है वह है बच्चे अपने भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखिए, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन तो नहीं है, ये पहले ही गलत हो गया। भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है? विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, गलत। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, सही। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं। क्यों? वे अपने घर से भी बहुत कुछ सीख के आते हैं, भाषा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखे रहते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, गलत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इस तरह भी आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव ढूंढकर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का सही अर्थ होता है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। यह कथन एनसीएफ 2005 में कहा गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बताइए भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। यह कथन सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के साथ समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है: बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना छात्रों को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलर का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बताइए किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह सिद्धांत दिया किसने है? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, यानी यह सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? पावलाव का है। किसका है? पावलाव का है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है।
कोहलर ने दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पुनर्बलन का सिद्धांत पूछा गया है, तो किसे कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रयोग विधि? बताइए, यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी यह कथन जो है व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि भाषा संसर्ग विधि जो है व्याकरण शिक्षण की विधि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट या 30 मिनट? बताइए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी है? तो 36 मिनट है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, यानी सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 6 चरण होते हैं और ये जो 6 चरण होते हैं 6-6 मिनट के होते हैं, तो मिलाकर कितना हो गया? 36 मिनट। इस तरह ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण दिया किसने है? ड्वाइट एलन ने दिया है। किसने दिया है? एलन ने दिया है। कब दिया था? 1961 में दिया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पूछा गया, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक की भूमिका कम नहीं हो सकती है मूल्यांकन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा या चित्र निर्माण द्वारा? बताइए, किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? तो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी तीनों विधियां जो है यह रचना से संबंधित है, यानी लेखन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि या प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या विधि, व्यास प्रणाली या विधि, समीक्षा प्रणाली या विधि? बताइए, किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो किस में करता है? व्यास विधि में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, पाठ योजना का महत्व है। अध्यापक का कार्य नियमित, नियोजित व व्यवस्थित होता है। अध्यापक का समय व शक्ति की बचत होती है। अध्यापक की मौलिकता में अंतर नहीं आता है, या उपर्युक्त सभी? बताइए, पाठ योजना का क्या महत्व है? तो पाठ योजना का महत्व है उपर्युक्त सभी। अध्यापक का कार्य नियमित, नियोजित व व्यवस्थित होता है। अध्यापक के समय व शक्ति की बचत होती है। अध्यापक की मौलिकता में अंतर नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी ये सभी महत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का रिक्त स्थान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी? बताइए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, या उपर्युक्त दोनों के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं दोनों के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए भी, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए भी। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है वह क्रियाकलाप है, यानी जिसके द्वारा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है वह क्रियाकलाप कौन सा है। प्रश्न पूछना है, शब्द विश्लेषण है, वार्तालाप या वाचन। बताइए कौन सा है, तो कौन सा है, वाचन है। ऑप्शन डी सही आंसर है। वाचन को ही पठन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वाचन दिया गया है, ज़्यादातर वाचन ही दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना या उपरोक्त सभी। बताइए आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान होना भी, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना भी और शुद्ध उच्चारण कराना भी। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंधों को कठोरता से देखना चाहिए, नहीं। उपेक्षित करना चाहिए, नहीं। उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, बिल्कुल सही। समाप्त कर देना चाहिए, नहीं। मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी हेल्प से बहुत सारा कुछ सिखाना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। बताइए गृह कार्य का उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग के द्वारा भी वृद्धि होगी, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाने के द्वारा भी वृद्धि होगी और शिक्षक द्वारा नए नए शब्दों के प्रयोग से भी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना या अभ्यास। बताइए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, तो प्रस्तावना होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना या उपरोक्त सभी। बताइए विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सभी उपयुक्त उपाय हैं लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त होगा ऑप्शन सी, इसलिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा, तो क्या होगा, उच्चारण की स्पष्टता होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष विधि जो है भाषा शिक्षण में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। तो पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में जिस विधा को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा वह होगी कहानी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वे कहानी के माध्यम से बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का या किलपैट्रिक का। बताइए
बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। यानी उन्होंने अपने बेसिक शिक्षा आयोग में इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। बताइए, अधिगम की संपूर्णता किस में होती है? इकाई योजना में। इकाई के माध्यम से ही पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब पता चलता है, ध्यान रखिएगा, मतलब सिलेबस के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत अभिनय प्रणाली या व्यास प्रणाली। बताइए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होगी गीत और अभिनय प्रणाली। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही क्रम है? निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम होगा? तो सबसे पहले निदानात्मक आता है, फिर उपचारात्मक आता है। तो पहले जहाँ पर उपचारात्मक है वो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले होगा निष्पत्ति परीक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक परीक्षण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से। बताइए, लेखन कला का विकास किसके द्वारा होगा? अभ्यास के द्वारा होगा लेखन कला का विकास, देखने, सुनने, अनुकरण से नहीं होगा। सबसे पहले जब अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तभी लेखन कला का विकास हो पाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुचिंतित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा, यह प्राथमिक स्तर पर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या परीक्षा का आयोजन करना। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।